नमस्कार। वायर में आपका स्वागत है और मेरा नाम है संगीता बरुआ पिशारोटी। मैं द वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर हूँ। फ़िलहाल मैं असम में हूँ इलेक्शन की वजह से, और असम मेरा स्टेट भी है, मैं असम से बिलोंग करती हूँ। तो आज आपके बीच आई हूँ, असम में लेटेस्ट जो असेंबली इलेक्शन के क्या अपडेट है वो लेके आई हूँ। और उसमें मैं तीन चीज़ों में बात करूंगी। पहली बात तो ये है कि अगर असम में बीजेपी सरकार वापस आते हैं तो चीफ मिनिस्टर, क्या ये प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या जैसे हमें न्यूज़पेपर्स में और टेलीविजन चैनल्स में और डिजिटल मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इनके जो सेकंड इन कमांड है हिमंत बिश्व शर्मा, क्या वो बनेंगे। तो ये बात मैं थोड़ा सा आपके सामने रखूंगी। और दूसरी बात है, दो और बातें हैं। एक तो है कि जब असम पिछले 2019 से एक बहुत ही नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में है, दो कारणों की वजह से। एक है जो जो एनआरसी है, जो सिटीजन्स की रजिस्टर बनाए गए थे 2019 में असम में, जिसकी वजह से ओवर 19 लाख लोग बाहर रह गए थे। तो उनके बारे में चर्चा, और ये क्यों नहीं है, और ये इलेक्शन की माहौल में, एक असेंबली इलेक्शन के माहौल में, उसमें क्या नैरेटिव में है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। और दूसरी बात है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उनके उसके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट असम में दिखने को मिला। बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ और लोग भी मरे, पुलिस फायरिंग में लोग मरे। वो अगर नैरेटिव इस इलेक्शंस में है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहली बात तो मैं आपको एनआरसी की तरफ ले जाना चाहूँगी कि ओवर 19 लाख लोग बाहर रह गए थे जब अगस्त 2019 में ये रजिस्टर जो पब्लिश किया गया, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। तो ये प्रोसेस उन्होंने वो उस डिपार्टमेंट में ने अपडेट किया था सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। तो इतने सारे लोग बाहर रह गए और अब आया इलेक्शंस 2021 में। तो ये इलेक्शन का नैरेटिव नहीं है बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। नेशनल मीडिया में भी आप देखेंगे न्यूज़ आ रही है कि ये नैरेटिव नहीं है। तो ये नैरेटिव क्यों नहीं है फिर? तो इसका कारण जब मुझे पूछा जाता है तो मुझे ये समझ में आती है कि पहली बात तो ये है कि जो लोग बाहर निकले वो अभी भी वोट दे रहे हैं। वो उनकी सिटीजनशिप जाने, ये एक बड़ा टेंशन है कि ये लोग, इतने सारे लोग एक स्टेट से निकल जाएंगे, सिटीजनशिप नहीं कर पाएंगे, स्टेटलेस हो जाएंगे। एक नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ बनी थी। तो लेकिन इन्होंने वोट दिया इस बार, तो इसलिए वो कारण इतना न्यूज़ में नहीं आया है। लेकिन ये नहीं कहूँगी कि जो लोग बाहर है और वोट दिए हैं तो उनके उनके मन में शांति है, नहीं है, क्योंकि अभी भी अनरिजॉल्व इशू है ये। और अभी मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद में ये इशू दोबारा आएगी, क्योंकि आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच थे, वो निगरानी कर रहे थे, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, वो रिटायर कर चुके हैं और अभी नया बेंच बनानी है इसमें। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन का फर्स्ट फेज होने के, मतलब अब जब हुए हैं उसके बाद ही न्यूज़ आया मीडिया में कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है, उन्होंने स्टेट का जो कोऑर्डिनेशन ऑफिस है एनआरसी के, उनको डायरेक्शन दिया गया कि आप जो रिजेक्शन स्लिप है आप लोगों को इशू करना शुरू कर दिए। ये रिजेक्शन स्लिप क्या है? तो ये जो एप्लीकेंट्स थे जिनके जो रिजेक्शन हुए हैं, उनको बाकायदा एक स्लिप दिया जाता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर चुके हैं, तो आपको फिर दोबारा अपील करनी पड़ेगी। तो ये कहाँ अपील करेंगे? ये जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स, हंड्रेड्स ऑफ फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स जो असम का एक्सक्लूसिव है वहाँ ही पे हैं, तो वहाँ पे उनको अपील करना पड़ेगा। और वो वहाँ अगर उनकी जो अपील है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर वो हायर कोर्ट्स में जा सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में हुए भी है और अच्छा फल भी मिला है लोगों को। लेकिन ये एक ट्रॉमा है लोगों के लिए। तो ये ट्रॉमा अब कहीं ना कहीं शुरू होने वाली है इलेक्शन के बाद। तो क्योंकि इलेक्शन में वो वोट दे पाए हैं तो इसलिए वो उसका जिक्र इतना नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि 2019 में
इवन इफ ये बस असम तक ही सीमित था, लेकिन जो बीजेपी ने इसको एक नेशनल रूप देने की कोशिश करी, और बीजेपी के टॉप लीडर जो है वो कहने लगे कि ये बस ऑल ओवर इंडिया किया जाएगा, तो इसने भी बहुत अटेंशन मिला और लोगों में एक शंका भी हुई, और हर समुदाय के लोगों के अंदर एक शंका हुई कि अब हम क्या करेंगे इसका, क्योंकि आपको कुछ कुछ एक डेट की तरफ ले जाती है कि आप उस डेट का आप डॉक्यूमेंट दीजिए। तो असम में भी ऐसा ही है कि मार्च 24, 1971 जो है असम का एक एक्सक्लूसिव सिटीजनशिप डेट है। बाकी स्टेट बाहर के बाकी राज्य में नहीं है ये। तो तब तक के आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, अगर आप नहीं दिखा पाते हैं तो आपकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो जब तो बात यही है कि एनआरसी इसलिए असम असेंबली इलेक्शंस 2021 में एक नैरेटिव की तरफ की नहीं बनी, क्योंकि लोग वहां पे वोट दे पाए। और दूसरी बात, बीजेपी ने इससे थोड़ा दूर रहा, जिससे 2019 में करते थे वो इस बार को करते हुए नहीं दिखा। तो बात करते हैं अभी सीएए की। हमने नेशनल मीडिया में भी बहुत सारे न्यूज़ देखे हैं कई दिनों से कि ये जो है सीएए जो है असम में नैरेटिव नहीं है। मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड में बहुत घूम चुकी हूँ। और तो मुझे लगता है कि जब आप कैंपसेस में जाते हैं और यंग लोगों से बात करते हैं, उनका सबसे बड़ा जो बात वो पहले करते हैं और इशू है वो सीएए ही है। वो इस बारे में बात करते हैं, और इस बारे में, और वो बोथ नेशनल पार्टीज जो मेन कंटेंडर्स है असम इलेक्शंस में, मतलब बीजेपी और कांग्रेस, इनके दोनों के खिलाफ है। वो सपोर्ट करते हैं जो नए पार्टीज जो एनटीसीए प्लैंक में फॉर्म हुआ है, राइजोडॉल, और जो असम जातीय परिषद, उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये बात जब आप यंग लोगों से बात करेंगे तो आपको ये नैरेटिव दिखने को मिलेगा। और एक और बात जरूरी है कि ये बोलना कि असम में सबसे ज्यादा संख्या का अगर वोटर अगर हम देखें तो उनमें से यूथ भी है। तो ये फिर उनके लिए अगर ये इशू बड़ा है तो ये नैरेटिव भी है। और जब हम बात करते हैं कि मिडिल क्लास की बात करते हैं और गरीब लोग की बात करते हैं, गांव में बात करते हैं, तो जब उनसे पूछते हैं तो उनके लिए ये इशू है। अगर कल को दोबारा कुछ होता है तो वो रास्ते में शायद आएंगे, ये बात आप नहीं कह सकते कि वो नहीं आएंगे। लेकिन जब एक इलेक्शन होती है, असेंबली इलेक्शन होती है, तो उसमें बहुत और बातें भी आ जाती है। जैसे नौकरी की बात आती है, सड़क की, बिजली, पानी, इतने सारे फ्लड्स के इशू हैं, जमीन चली जाती है। तो ये चीज़ें आती हैं लोगों के अंदर बीच में। तो इसलिए जब हम लोग, और प्राइस राइज, ये चीज़ें आती हैं, तो लोग जब बात उसमें करते हैं तो समझना गलत है कि सीएए की एक मुद्दा नहीं है। तो लोग, बहुत सारे लोग जो सीए के अपोज थे, वो भी शायद बीजेपी को वोट दे इस बार। और एजेपी जो असम गण परिषद है और बीजेपी के एलाई है, सरकार में है, उनको भी वोट दे। एजेपी एक ऐसा पार्टी है जो असम अकॉर्ड के से ही फॉर्म हुए पहला पार्टी है, और वो सीएए असम अकॉर्ड को वायलेट कर रही है, बट फिर भी वो बीजेपी के साथ है। और बहुत सारे लोग जो है रीजनल सेंटिमेंट्स रखते हैं, वो भी शायद एजेपी को ही वोट दे इस बार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीएए सपोर्ट करते हैं। तो मामला थोड़ा सा पेचीदा है, और ये समझना बहुत जरूरी है, इसकी नुआंस समझना बहुत जरूरी है। मैं इसमें एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी नॉर्थ ईस्ट से ही। जब 2017 में इलेक्शन हुए थे मणिपुर में, असेंबली इलेक्शंस, इरोंग शर्मिला ने इलेक्शन में लड़ा था और वो हारी थी। वो 100 वोट्स भी उनको नहीं मिले। तो नेशनल मीडिया में ये बहुत बात चर्चा हुआ कि लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। लेकिन और मणिपुर के लोग उस टाइम बहुत गुस्से में आए थे कि ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इरोंग शर्मिला ने जिस कारण अपने अनशन किए थे इतने साल आफ्सपा को हटाने के लिए, तो ये आफ्सपा लोग, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप बीजेपी को चुनते हैं या किसी और पार्टी को चुनते हैं और इलेक्शन उनको वोट नहीं देते हैं, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप आफ्सपा को सपोर्ट कर रहे हैं या शर्मिला को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब एक इलेक्शन होती है उसमें बहुत सारे और चीजें भी आती हैं, तो इसी वजह से उनको इतने वो वोट्स नहीं मिले। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ कि सीएए भी एक मामला है, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं लोगों के बीच में बहुत सारी और चीज़ें होती है। और एक और बात, जब नॉर्थ ईस्ट में, मुझे ये बात कहना ही पड़ेगा
कि बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट इलेक्शंस में जब भी मैं कवर करती हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ा चीज़ दिखता है मिजोरम को छोड़ के, ये जो ब्राइबिंग वोट्स के लिए पैसे दिए जाते हैं क्लैंडस्टाइनली। मैंने कुछ ऐसे मणिपुर में भी ऐसे जगह देखा है जहाँ पे लोग लाइन लगाते हैं वो पैसे लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टी से, और हर कितने वोटर्स है उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज पैसे देते हैं। ये बहुत आपको इसको बाहर लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहना भी बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। जब हम असम में इस बार देखिएगा कि एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लिक हो रही है बीजेपी की तरफ से, और वो क्या है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। तो आजकल आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप आजकल बस डायरेक्टली पैसे भेज दीजिए, कुछ स्कीम के तहत आप दे दीजिए। असम में जैसे अरुणोदय स्कीम चल रही है और उसका पॉपुलैरिटी भी है, और ये असम में जो महिलाएं हैं उनको महीने 830 रुपये मिलते हैं, तो ये उनको बहुत अच्छा लगा है ये बात। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे महिलाएं जो एंटी सीएए भी है वो बीजेपी को चुनेंगे इस बारे में, इस वजह से कि इसका अंत ना हो जाए। क्योंकि अब लेकिन बात जब आप देखेंगे कि इतना उनको गैस की इस्तेमाल करती है पड़ना पड़ता है, तो 800 रुपया तो आपका गैस का सिलेंडर में महीना चला जाता है। शायद आपके महीने में एक से ज्यादा गैस के सिलेंडर की जरूरत है, आप शायद उसी के लिए आप सरकार को विनती करें, लेकिन वो नहीं होता है। जब आप 800 रुपये आपके बैंक में दिखते हैं, आपके अकाउंट में दिखते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। और कांग्रेस ने भी इस बार इसी को ही एक मुद्दा बनाया है कि हम इसको 2000 में आगे बढ़ा दिए, और एक जैसे कंपटीशन ही है, तो बीजेपी अपना नया जो मैनिफेस्टो लाया उन्होंने कहा कि हम 3000 कर देंगे। तो ये जो पैसे का जो एक वो जो है बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, तो ये जो चल रहा है, तो इसमें मुझे लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी तरफ वोट खींचना बड़ा आसान हो गया है। आपको सड़क नहीं बनाना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट देनी नहीं है, आपको बस थोड़ा बहुत इसी से आप काम चला लीजिए। तो ये चीज़ें जो है बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स जो है एक नया रूप से हमको दिखने को मिला है इंक्रीजिंगली इंडियन पॉलिटिक्स में, तो ये असम में भी दिखा। तो बात करते हैं अब, अगर बीजेपी सरकार में आते हैं तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो ये बात बहुत चर्चा में है अभी असम में भी। आप ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस में भी इस बात को सुनने को मिलेंगे, आपको टेलीविजन स्टूडियोज में भी दिखने को मिलेगा, ये सुनने को मिलेगा। और जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स जो जा रही है या प्रिंट के लिए डिजिटल के लिए जो रिपोर्ट्स जा रही है असम से नेशनल मीडिया की तरफ, वहाँ पर भी वही बात आपको दिखने को मिलेगा। हाँ, ये बात है कि हिमंतो बिश्व शर्मा जो एम्बिशियस पॉलिटिशियन है, और वो कांग्रेस में पहले थे, और मेन रीज़न जो है वो कांग्रेस छोड़े और बीजेपी की तरफ आए 2016 की इलेक्शन से पहले। तो ये क्यों आए, क्योंकि वहाँ पे उनको वो जो चीफ मिनिस्टरियल जो एम्बिशन है वो फुलफिल करते हुए नहीं दिखा। तो ही इज़ एन एम्बिशियस पॉलिटिशियन। तो ये जब यहाँ आए तो 2016 का जो इलेक्शन लड़ा बीजेपी ने, तो ये आइकन पॉलिटिक्स करते हैं बीजेपी, क्योंकि उनको रीजनल जहाँ पे सेंटिमेंट्स है तो वहाँ वो रीजनल एक फेस को दिखाना चाहते हैं, और इसी वजह से उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल को भी आगे रखा, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया। और सारा इलेक्शंस का जो चीज़ें हैं जिनको हिमंता बिश्व शर्मा को बहुत अच्छा पकड़ है, इलेक्शन असम में कैसे खेले जाते हैं, कांग्रेस की ट्रेनिंग है, तो ये उन्होंने एक रोल प्ले किया है 2016 में। अब जब देखेंगे मुझे लगता है कि उनमें एक बेचैनी होने लगी है कि मैं अगर फिर भी सेकेंड इन कमांड ही रहूंगा क्या, इस बार मैं क्यों नहीं कोशिश करूं। तो ये बहुत उनके जो कैंप है, असम में 2 कैंप बीजेपी में है, एक सर्बानंद सोनोवाल के कैंप है, एक हिमंता बिश्व शर्मा के कैंप है। तो ये दोनों कैंप से जब आप बात करेंगे, आपको ये लगता है कि मतलब ये जो चीफ मिनिस्टरियल फाइट जो है ये बहुत रियल फाइट है। और बीजेपी ऑफिशियली यही कह रहे हैं कि जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हैं तो हम उनको स्पेशली अनाउंस नहीं करते हैं, लेकिन जब हम अब आप बात करेंगे हिमंता बिश्व शर्मा से, तो वो कहते हैं कि जब लेजिस्लेटिव वो पार्टी के वो बैठेंगे इलेक्शन के बाद, वही डिसाइड करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, और ऊपर से वो स्टेट जो प्रेसिडेंट है पार्टी के रंजित दास, उन्होंने भी वही कहा। तो इसका मतलब है वो इलेक्शन से पहले जो फैक्शनल फाइट है उसको बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और यूनाइटेडली इलेक्शन खेलना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है, और एक बात और भी है, जब आप वोट्स जो टिकट्स दिए गए हैं
वहाँ टिकट में जो पार्टी को टिकट, जो जितने भी कैंडिडेट को टिकट दिए गए हैं, ज़्यादातर टिकट मिलने वाले कैंडिडेट जो है हिमंता बिश्वा शर्मा के कैंप से है। तो इसके वजह से भी एक बात, एक चर्चा मीडिया में हुई। तो हम आप और दूसरी बात यह है कि सर्बानंद सोनोवाल एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, बोरो कोसारी, सोनोवाल कोसारी है वो। तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है। असम में बहुत सालों से असम में जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी या नॉन जो ये कास्ट हिंदूज में से नहीं बनते हैं। तो पहले भी तरुण गोगोई, हितेश्वर सैकिया सारे अहोम कम्युनिटी के थे। तो उसमें लेकिन असम में पहले जो थे इंडिपेंडेंस के बाद वो तो कास्ट हिंदूज ही बने थे चीफ मिनिस्टर्स, लेकिन अब ये दिखने को नहीं मिलता है ये फैक्टर। लेकिन ये एक और चीज़ असम में दिखने को मिलता है और इस बार दिखा मुझे ग्राउंड में, वो है कि अपर असम वर्सेस लोअर असम, चीफ मिनिस्टर कहाँ से होंगे। ये बात आपको किसी भी स्टेट में इतना ज़्यादा नहीं दिखता है जितना मेघालय में दिखने को मिलता है कि चीफ मिनिस्टर वो कहते हैं कि हमेशा गारो हिल्स से होते हैं, और इवन दो कैपिटल खासी एरियाज में है। तो ये इस बार ये मुझे बहुत देखने को मिला कि हिमंता बिश्वा शर्मा लोअर असम से है, तो लोअर असम से एक चीफ मिनिस्टर बननी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, और सर्बानंद सोनोवाल अपर असम से है। तो ये अगर आप ये फैक्टर्स मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करेंगे, और जो उनमें से एक जना मुझे लगता है कि दिल्ली की तरफ रवाना करेंगे। अब हम May 2 के बाद ही मतलब May 2 के बाद ही हम श्योर होंगे कि इनमें से कौन दिल्ली की तरफ रवाना करेंगे और कौन दिसपुर की तरफ। थैंक यू, आप वायर के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और वायर को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।